बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इससे देखने से पहले आपको पता होना चाहिए डिमांड और सप्लाई वगैरह का। डिमांड और सप्लाई के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो आज हम इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिमांड और सप्लाई क्या होती है ये हमने देखा था। तो अब डिमांड और सप्लाई वगैरह को हम मेजर कैसे करते हैं, असल में वो इलास्टिसिटी हमें बताती है। तो इलास्टिसिटी मतलब कि ये इलास्टिसिटी का जो यूज़ किया था वो मेजरमेंट के लिए किया जाता है, यानी कि अगर एक वेरिएबल चेंज होता है दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजिंग आती है तो वो हमारे पास वो उसको मेजर करना इलास्टिसिटी कहलाता है। मैं सिंपल बता दूं कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजिंग आ रही है उसको मेजर करना इलास्टिसिटी कहलाता है। अब इलास्टिसिटी के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। प्राइस यानी कि जो प्राइस के चेंज होने से की वजह से डिमांड में क्या चेंज आता है, यानी कि प्राइस के कम और ज़्यादा होने की वजह से डिमांड में कमी और जो डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है कम हो रही है उसमें क्या चेंज है वो देखते हैं। और कितना उसको मेजर करके देखते हैं, कितना ये सारों को क्या करते हैं मेजर करके देखते हैं। ये वैसे नहीं कि कितना चेंज है कितना नहीं, बल्कि हम मेजर करेंगे। उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि एक यानी कि जो हमारी इनकम है, जो हमारी आमदनी है, जो हमारी तनख्वाह है, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उसकी चेंज आने की वजह से डिमांड हमारे में काम जो चेंज है तो उसमें कमी है ज़्यादा जाती जो भी हो रही है, डिमांड हमारी बढ़ रही है कम हो रही है, उसमें क्या चेंज आता है वो देखते हैं। उसके बाद क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि एक प्रोडक्ट के चेंज आने में दूसरे प्रोडक्ट में क्या चेंज है, यानी कि एक प्रोडक्ट की जो प्राइस में चेंज आया है, ठीक है, अब दूसरी प्रोडक्ट के में डिमांड वगैरह में क्या चेंज आता है वो देखा जाता है। तो उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि अब हमारी जो प्राइस उसमें चेंज आने की वजह से सप्लाई में क्या कमी या इजाफा होता है वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब इन सब को हम वन बाय वन वो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस। सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ सिंपल वर्डिंग, बाकी आप इसको डिटेल के साथ पढ़ना चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको बता चुका हूँ, ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, आप इसको जो पढ़ सकते हैं, जो भी मैंने आपको वर्डिंग बताई है आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी आप डिटेल के साथ इसको पढ़ना चाहे तो यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास इसका फार्मूला है, तो उसके 2 फार्मूला यूज़ किए, जिस तरह का आपको कोई न्यूमेरिकल देवन होगा उस हिसाब से फार्मूला जो है वो पुट कर दें। अगर तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू हमारे पास आता है परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी कि जो परसेंटेज जो डिमांड की परसेंटेज उसको डिवाइड कर दे उसकी जो प्राइस की परसेंटेज के साथ, तो हमारे पास जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। अब इसको अगर सिंपलीफाई बिल्कुल करके दिया तो अब हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को ईडी के नाम से जो है वो डिनोट किया गया इक्वल टू डेल्टा क्यू डिमांड को चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि चेंज इन डिमांड आप कह लें, या इन्होंने जहाँ चेंज इन क्वांटिटी के नाम से, तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड। इसको मैं बिल्कुल आपको सिंपल करके समझा देता हूँ कि ये फार्मूले का लिखने का यहाँ मकसद क्या है। तो इसके लिए आपको जस्ट क्या यहाँ जो अभी मैं आपको देता हूँ यहाँ के आप इसको अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो इसको हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप इस तरह लिख सकते हैं, जस्ट आपने ईडी लिखा जैसे कि आपने लिखा था पहले, इसको आप सिंपल डी भी लिख लें, लेकिन चूँकि हमने ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं इसलिए इसको मैं ईडी के नाम से दे रहा हूँ। तो ई होगा इलास्टिसिटी और डी होगा डिमांड। इसी तरह उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी कि डिमांड में चेंज हो रहा है। तो सिंपल मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ चेंज का लिए डेल्टा लिखा, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ जो है वो डी लिख देता हूँ। तो यहाँ स्मॉल डी लिख रहे हैं, बड़ा डी ले जो मर्जी, तो इसको डी लिख दिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल जो डी है यानी कि डिमांड है वो लिखते हैं डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में क्या चेंज मतलब कि डेल्टा
और प्राइस के लिए मैं पी यूज़ कर रहा हूँ। आप फार्मूला अपनी मर्जी से जैसे मर्जी बना ले, बस आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद डिवाइडेड बाय पी, यानी कि टोटल प्राइस क्या थी और उसमें चेंज क्या है, जो ओल्ड प्राइस थी वो, इसको इक्वल टू लिख दें। मैं इसको फिर एक बार फिर डेल्टा डी मतलब कि चेंज, यानी कि चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय जो ओल्ड डिमांड थी वो, और उसके बाद प्राइस, चेंज इन प्राइस, जो प्राइस में चेंज है, और ओल्ड जो प्राइस थी वो। तो इसको इस तरह लिख, उसके बाद सिंपलीफाई इसको थोड़ा मजीद करते हैं, तो डेल्टा डी लिखेंगे आप। उसके बाद आप सिंपल जो है वो डी लिख दें, डी लिखा और इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू, उसके बाद आप जस्ट यहाँ जो पी ऊपर चला जाएगा और जो डेल्टा पी है वो नीचे आ जाएगा। जस्ट इसको आप डेल्टा पी इस तरह लिख लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई मजीद कर देना है, तो हमारे पास जो फाइनल जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा ई डी, तो ई डी इसको लिखा हो, सॉरी इसको छोटा डी आप लिख लेना। उसके बाद ई डी लिखने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, डेल्टा वाली वैल्यू एक साइड पे करना है, दूसरी वैल्यू जो है वो उनको एक साइड पे वो कन्वर्ट कर दें। जस्ट यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, तो डेल्टा वाली मैंने जो चेंज आया वो पहले लिख लिया, आप पहले बाद में जैसे मर्जी लिख लें, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ जो है सॉरी मल्टीप्लाई आएगा या इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वह पी, और उसके बाद हमारे पास डी आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया। तो आप इस फार्मूले में जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है जो भी आपको गिवन होगी, तो आपको कोई भी जो है वो क्वेश्चन इजीली जो है सॉल्व करें। तो ये आप यही जो फार्मूला, इसको मैंने सिंपल कैसे लिया, हमारे पास लिखा होता है ई डी डेल्टा, इन्होंने क्यों कर आपसे मैंने डी लिख दिया, डिवाइडेड बाय हमारे पास डेल्टा पी, ये थोड़ा सा यहाँ जो है आपको ये मल्टीप्लाई और पी डिवाइडेड बाय क्यू है। तो सिंपल ये जो फार्मूला मैंने आपको लिख कर दिया ये बहुत इजी है, और आप इसको जो है इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आपको सपोज करें कि कोई क्वेश्चन किस तरह आता है, तो आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि जो हमारे पास गुड की प्राइस थी वो कितनी थी, $10, और उसके बाद $9, यानी कि हमारे पास $1 का जो है वो चेंज आ गया। डिक्लाइन इन प्राइस काज क्वांटिटी ऑफ, और इसमें हमारे पास क्या थी 120 जो है वो इंक्रीज हुई है, यहाँ हमारे पास क्या कमी है, यहाँ इंक्रीज हुई 120 से 150 में। तो आप इसको कैसे फाइंड करना है, तो डेल्टा क्यू कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा क्यू यहाँ जो क्यू कह लें या डी कह लें, यानी कि डिमांड, चेंज इन डिमांड, वो कितना टोटल में से माइनस कर देंगे, इतना चेंज है तो कितना 150 थे, इनके चेंज कितना हमारे पास सिंपल पता चल रहा है, वैसे भी 25 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये माइनस करने के लिए। तो 150 में से माइनस किया 120, तो हमारे पास 25, इसी तरह 10 में से माइनस कर देंगे 9, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये तो सिंपल चीज़ें जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। उसके बाद ओरिजिनल क्वान्टिटी हमारे पास ये है, ओरिजिनल क्वान्टिटी मतलब कि ये 125 थी, और उसके बाद ओरिजिनल प्राइस हमारे पास जो है वो 10 है, जबकि इसमें थोड़ी कमी आई थी और डिमांड में इजाफा। आपको कंसेप्ट मैं बहुत डिटेल के साथ बता चुका कि डिमांड क्या आता है, तो इसलिए यहाँ डिमांड के बारे में आपको कंसेप्ट होना चाहिए, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद सिंपल इस फार्मूले में ये जो फार्मूला लिखा था, तो इसमें डेल्टा डी मतलब कि कितना है हमारे पास चेंज कितना 20, जस्ट क्या लिखना है आपने 20 लिख देना, 20 लिख देंगे जस्ट 20। उसके बाद डेल्टा पी चेंज इन प्राइस कितना है 1 डिवाइड बाय 1, उसके बाद मल्टीप्लाई लिख देना, और उसके बाद पी प्राइस कितनी थी हमारे पास, टोटल प्राइस हमारे पास टोटल 10 थी। उसके बाद टोटल प्राइस में उसके बाद हमारे पास डी कितना टोटल 125 था, तो 125 कर दें, तो 125 लिख दें आप। तो आप इस तरह लिखेंगे तो आपके पास आंसर है, तो हमारे पास जो है वो देख सकते हैं 2 आंसर आ चुका है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल दिए आपको गिवन देख सकें, ये सारी वैल्यू आपको इस तरह ये एग्जाम्पल गिवन थी कि ये वाली वैल्यू ये वाली गिवन थी, आपने ये फार्मूला ये वाला लगाकर वो जो है निकाल ली। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का गिवन नहीं है तो इनमें से कोई एक चीज़ भी डेल्टा क्यू वगैरह इस तरह कुछ चीज़ मिस कर देते हैं, और ईडी तो आपको गिवन वगैरह कर देते हैं। तो
आप वो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। वही मेथड है, सब कुछ आपने डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट नहीं, बाकी सारी पुट करके तो उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आपको जो है डिमांड भी दी गई है और परसेंटेज भी दी गई है, तो आपको क्या कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड निकाले, तो ये ऊपर वाला जो सिंपल इसको ये वाला फार्मूला अप्लाई करने की वजह से ये ऊपर वाला फार्मूला आप लिख के इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह आपको किसी किस्म की आपको कोई क्वेश्चन दिया गया तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका आंसर क्या है, इलास्टिसिटी का जो इलास्टिसिटी जो हमारे पास 2 आंसर है, तो आंसर आने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही यूज़ होती हैं। तो जब भी आप हमारे पास कुछ 5 टर्म जो आपको याद रखनी होगी, यानी कि हमारे पास इलास्टिसिटी के लिए आपको याद रखना होगा कि ग्रेटर देन लेस देन जो हमारे पास आती है, यानी कि इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, यानी कि ये इलास्टिसिटी कुछ किसी के लिए भी सप्लाई या डिमांड है जो भी है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 तो क्या होता है 0। इसी तरह अगर हमारे पास इलास्टिसिटी जो हमारे पास इलास्टिसिटी जो लेस देन 1 हो तो फिर क्या होता है, इसी तरह इसमें मैं लाइन लगा दूँ ताकि आपको पता चले, क्लियर हो जाए। उसी तरह हमारे पास ये पहले लिखा है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, उसके बाद इलास्टिसिटी लेस देन 1 और उसके बाद इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 ईडी। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, इन सब का आपको मैं अभी बता देता हूँ कि उसके बाद इलास्टिसिटी जो हमारे पास आप इलास्टिसिटी कह सकते हैं कि इधर से कट करना, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको कट करना और मैं इसको मजीद दोबारा लिख देता हूँ। तो जो इसकी टाइप्स हैं वो मैंने सारी राइट कर दी हैं। तो ये हमारे पास इस तरह अगर E इक्वल टू 1 यानी कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगा तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक वो हमारे पास होगा। इसी तरह अगर इलास्टिसिटी जो हमारे पास है वो 1 से लेस होगी तो लेस इलास्टिक होगा, और अगर वो E इक्वल टू 1 है मतलब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, यानी कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 1 है, तो वो हमारे पास क्या होगा यूनिटरी इलास्टिक होगा। और अगर वो 1 से अगर आंसर उसका यानी कि इलास्टिसिटी जो 1 से बड़ी है तो वो मोर इलास्टिक होगा, और अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू इनफाइनाइट है तो वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो ये हमारे पास अगर इनका आंसर वगैरह आता है तो वो क्या होगा, वो यहाँ से हम आप लिख सकते हैं। तो ये इसका जो एंड का आपको साइन नजर है इसका मतलब इनफाइनाइट यहाँ लिखा गया है। तो आप यहाँ हमारे पास जो ईडी इक्वल यानी कि इलास्टिसिटी और डिमांड है वो हमारे उसका आंसर हमारे पास कितना है 2। तो ये अब क्या होगा, तो आपने इनमें से इसके साथ जो लिखना है यानी कि 2 और ब्रैकेट में ये आपने लाजमी लिखना होता है, और इसके भी नंबर होते हैं। तो आप इसका 0.5 या 1 नंबर लाजमी देखा जाता है। तो अब आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा है। तो इलास्टिसिटी जो हमारे पास 1 से क्या है, 1 से ग्रेटर, ई जो हमारे पास 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर कहाँ आ रहा है, यहाँ मोर इलास्टिक है, तो इसका आंसर क्या आएगा मोर इलास्टिक है। तो आप ब्रैकेट में यहाँ इधर मोर और इलास्टिक जो है वो लिख दें इसके 2 के साथ। तो ये आपको इनफाइनाइट तो बहुत ही रेयर चांस ऐसा तो नहीं होता इनफाइनाइट, तो क्योंकि हम मैयर कर रहे हैं तो मैयर में ये नहीं आता, तो फिर भी मैंने आपको बता दिया ये हमारे पास बहुत से रेयर चांस। तो ये आप इसका आंसर मोर इलास्टिक आप इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये बहुत अगर आप इसको ग्राफिकली कैसे लिखते हैं या बहुत डिटेल के साथ परफेक्टली इन पर ये क्या मतलब है, तो आप कमेंट्स मैं इस पर भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ये बहुत लेंथी है इसलिए इस पर मजीद एक अलग पूरा ट्यूटोरियल बन सकता है इन सारी चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपको एमसीक्यू के हिसाब से यहाँ जो लिखना होगा वो सिर्फ यही है, इसलिए मैंने आप ये इसको जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो बता रहा हूँ। उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड है। पहले हमने प्राइस के चेंज होने के बाद से जो डिमांड में चेंज आता है वो देख लीजिए। आप जो हमारी जो इनकम है उसके चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है वो रखेंगे। तो इसका भी फार्मूला और उसी तरह सारा कुछ उसी तरह सिर्फ की देखें परसेंट चेंज इन डिमांड, आपने क्या लिखना है सबसे पहले जो डिमांड में चेंज है और उसके बाद चेंज इन इनकम। तो जो चेंज यहाँ पहले प्राइस लिखा था और अब हमने क्या यहाँ जो इनकम लिख दिया है, बाकी सारा कुछ सेम है। इसका जो फार्मूला है आपने उसी तरह जो फाइंड करना है, जैसे जो मैंने आपको इजी मेथड बताया सिंपल उसी तरह यानी कि ऊपर वाले मेथड से ही इसको भी लिख लेना, जैसे कि मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसी को यूज़ करते हुए जस्ट उसी तरह इसको फार्मूला लिखें और उसको आगे मूव करें। तो उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल भी दी गई है, ये एग्जाम्पल पढ़ लें, उसी तरह आपने इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है, जो मैं आपको
आपको बताऊं, इसीलिए आप इसको खुद इजीली कर सकते हैं। इसके बाद ये E = y के साथ ये 0.6 से नहीं लिखा हुआ, उसके बाद आप इसको मैं इसलिए लिखे कि आप बता सकें कि इसके साथ क्या आएगा। तो आप इलास्टिसिटी क्या है, 1 से हमारे पास जो लेस है, जब 1 से लेस होगी तो वो क्या होगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जब 1 से लेस होगी तो इलास्टिसिटी क्या है, 1 से लेस है, तो लेस इलास्टिसिटी इसका आंसर आएगा। तो आपने जस्ट क्या करना है, लेस इलास्टिसिटी जो है उसको लिख लेना है। तो आप यहाँ जो लेस इलास्टिसिटी लिखा हुआ है इसको जो है वो लिख लेना है। तो ये आपको चीज़ें लिखनी होगी, साथ साथ मैं ये समझाने के लिए यहाँ वहाँ नहीं लिखी, इसलिए कि आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद 0.6 मतलब लेस इलास्टिसिटी आ चुका है। उसके बाद मजीद हमारे पास आप देखते हैं इसमें तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब कि मुख्तलिफ, इसमें मैं आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें बताता हूँ कि हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या आती हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो अनरिलेटेड गुड्स क्या आती हैं, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ बता दूँ 1 बाय 1। तो इसलिए आपको पता है, तो असल में जो क्रॉस जो हमारे पास डिमांड आती है वो भी इन सब पे वर्क करती है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड, अभी आपको चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत वाज़ह तो पता चल क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड क्या है, ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, यानी कि गुड एक्स जो है उसमें जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से पसंद चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। सिंपल वर्डिंग में मैं अगर आपको बताऊं कि एक गुड एक्स है, तो जो गुड एक्स की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है किसकी वजह से, अगर वाई जो गुड है उसकी क्वांटिटी यानी कि वाई जो प्राइस, जो वाई क्वांटिटी है उसकी प्राइस में अगर चेंज आ रहा है, तो सिंपल वर्डिंग में बिल्कुल देखा गया, यानी कि गुड जो ए है, एक गुड है उसकी जो उसकी क्वांटिटी है उसमें चेंज आता है, और अगर दूसरी जो हमारे पास गुड होती है उसकी प्राइस वगैरह में चेंज आने की वजह से। तो क्यों ऐसा होता है, ऐसा देखें हमारे पास, जैसे कि मैं अभी आपको जो सब्स्टिट्यूट गुड्स वगैरह के बारे में बताया, यानी कि कोक और पेप्सी दो हमारे पास है सब्स्टिट्यूट है। कोक भी हम यूज कर पेप्सी में, अगर पेप्सी की कीमत जो है वो बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि पेप्सी की कीमत बढ़ी तो उसकी डिमांड पेप्सी की कम हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि कोक की अगर प्राइस कम हुई है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो सिंपल वर्डिंग, आप सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कि जो पेप्सी है उसकी प्राइस क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है, तो ऑटोमेटिकली जो कोक की डिमांड जो हमारे पास बढ़ जाती है। इसीलिए इसको क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, यानी कि आपस में दो वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है वो देखा जाता है। तो इसमें आपने जो एक की क्या लिखनी है, क्वांटिटी जो है वो लिख लेनी है, और दूसरे की यानी कि प्राइस है, तो उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो इसको ये एक सिंपल वो फार्मूला लेगा, बाकी इस फार्मूले को आप दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट फार्मूला करके दिखाया था। तो सिंपल, अगर आपको प्रॉब्लम है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वही चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप देखिए ये एग्जांपल भी यहाँ गिवन है कि यहाँ जो चेंज आ रहा है तो 10% जो है इंक्रीज हुआ है, तो ये सारा वो बता रहा है। तो ये आपने सिंपल ये वैल्यू पुट करनी है, 2% आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ये आपको चीज़ें याद रखनी होगी। तो ये आप देख सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या फ़र्क होता है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या आता है, और अनरिलेटेड गुड्स कौन सी आती हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं देगी और आपसे पूछा गया कि इनमें कौन सी जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कौन इसका जो आंसर है कम्प्लीमेंट्री गुड्स में और अनरिलेटेड गुड्स में, अगर तो वो आंसर जो है वो 0 से इलास्टिसिटी का आंसर बड़ा तो वो पॉजिटिव होगा। वो तो साथ साथ हैं जो मैं आपको पहले बताया, लेकिन ये क्रॉस में ये भी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमारे पास कम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर आपका आंसर है 0. यानी कि ये तो एग्जांपल दी गई है ना 0.85 मतलब कि नेगेटिव। अगर आपका जो आंसर है नेगेटिव में है तो वो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी, और अगर आपका आंसर जो है वो 0 के रिलेटेड है तो वो हम आपके पास अनरिलेटेड गुड्स में आएंगी। तो अब आप इस इजीली जो इनमें डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, और ये वाली एग्जांपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट टाइप रहेगी वो, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास 3 में आपको जो पहले बता चुका हूँ, जो हमारे पास डिमांड की 3 किस्में, यानी कि अगर
प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंज आता है, यहाँ इनकम की वजह से डिमांड में क्या आता है, यहाँ भी क्रॉस प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंज आता है। आप हम जो लास्ट रहेगा वो हमारे पास सप्लाई में जो प्राइस के चेंज होने से क्या चेंज आता है वो देखते हैं। तो ये भी सिंपल वही है, सिर्फ जहाँ जो डिमांड था लिखा हुआ वहाँ सप्लाई लिखते हैं। बाकी कंसेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ, सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या कैसे इक्विलिब्रियम आता है, सारा डिटेल के साथ। तो सिंपल इसमें भी वही टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आपने पहले ट्यूटोरियल देखें तो आप सिंपल लिख सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि यहाँ जो डिमांड लिखा था उसकी जगह यहाँ सप्लाई लिख दी है, और कुछ भी चेंज, जस्ट यहाँ जो डिमांड की जगह क्या हुआ सप्लाई और आ गया, बाकी वो सारी चीज़ें वैसी है। अब ये जो आपको सिंपल फार्मूला लिखा हुआ इसको उसी तरह फार्मूले में आप कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मजीद ये इसके, और आप इसको भी अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है बाकी आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी है, यहाँ फिर हमारे पास इसकी नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं, कंप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स वगैरह क्या होती है, ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज़ के समझ या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरा चैप्टर है, मैं पूरी डिटेल के साथ तो नहीं बता, लेकिन जो न्यूमेरिकल आते हैं, जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको बता चुका हूँ, और ये हमारे पास इंक्लूड होती है इलास्टिसिटी वगैरह में। इसके अलावा इलास्टिसिटी और डिमांड वगैरह की बहुत डिटेल के साथ देख सकते हैं, ये मेरे पास और मैं स्लाइड बनाई, लेकिन यहाँ ट्यूटोरियल लेंथ है और मुश्किल थोड़ा आपको समझ आने वाली। बाकी अगर आप डिटेल के साथ भी समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये सारी चीज़ें जो करवा दूंगा। बाकी नोट्स चाहिए आपको सारे किसी भी चीज़ के IT के रिलेटेड, जितने भी मेरे चैनल पर ट्यूटोरियल पड़े हुए सब नोट्स वगैरह चाहिए, या कोई और प्रॉब्लम है, कहीं कोई भी इशू आ रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल होगी, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।